बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। जब बाहर निकले तो आपको अंदाज़ा होता है, घरों में बैठ के उस तरह से आपको अंदाज़ा नहीं होता कि गर्मी कितनी है। शदीद गर्मी अब आगे आने वाली है, इसकी प्रेडिक्शन भी की जा रही है। और मेरे सामने भी न्यूज़पेपर में लीड के ऊपर एक हेडलाइन लगी है, उसमें ये लिखा जी हैज़ा, हेपेटाइटिस, टाइफाइड। अब शदीद गर्मी में ये मसाइल होंगे। पानी की कमी की वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं। एक पानी का कमी, दूसरा साफ़ पानी। तो इन दोनों चीज़ों पे प्लीज़ फोकस रखें। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपने पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए ये सबसे बेस्ट फार्मूला है। बाकी अल्लाह ताला की बहुत ज़बरदस्त नेमतें मार्केट में मौजूद हैं। तरबूज मौजूद है, तो गर्मी में मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। इसके साथ साथ साफ़ पानी पे प्लीज़ फोकस कीजिए। इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जन्म दे रहे हैं। ये अलर्ट जारी कर दिया गया है महकमा सेहत की जानिब से अस्पतालों में, क्योंकि केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। स्कूल जो बच्चे जाते हैं, प्लीज़ घर से अगर उनको वाटर बॉटल दे के भेज देंगे, क्योंकि मुश्किल होता है कि स्कूल में इस चीज़ पर बहुत सारे स्कूल्स कर भी रहे होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन चेक एंड बैलेंस कोई रखता है या नहीं रखता। वाटर बॉटल अगर आपके बच्चे के पास होगी तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आज की खबरें क्या हैं। पहली खबर, फीसों में इजाफे का इत्तलाक आज से होने जा रहा है। फास्ट ट्रैक पासपोर्ट की फीस में इजाफा कर दिया गया। नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल लाहौर का PC1 तैयार। कलमा चौक CBD ग्रैंड सेंटर स्टेशन बनेगा। ओवर बिलिंग, बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। गफलत का खमियाजा अवाम नहीं, अमला भुगतेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला। अच्छा जी, रिंग रोड पर डिवाइसेस से अब चालान होगा। ओवर स्पीड वाले अब होशियार हो जाएंगे। वेलकम बैक। खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है इमरान यूनस और दुरे नायाब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। गर्मी की शिद्दत की मैं बात कर रही थी, एक एक कमेंट चाहिए। मेरे ख्याल से जितना आप लोग गर्मी से मुतासर होते हैं, क्योंकि सारा दिन जिन लोगों ने फील्ड में रहना है। इमरान भाई आपसे आगाज़ जी बिल्कुल। देखें जी, अब ये तो बात छोड़ देना कि लोग कह रहे थे कि जी मई आ गया और अभी तक गर्मी उस शिद्दत से नहीं पड़ रही। गर्मी इस शिद्दत से पड़ रही है, आप यकीन जाने कि रात को आराम से सोया भी नहीं जाता। कि जो लोग सिर्फ पंखा चला के सोते हैं, वो मैं भी अगर अपनी बात करूं, मैं भी पूरी रात जो है वो सुकून से नहीं सो पाया। और मैंने अब यही सोचा कि आज जो है वो अपना AC जो है उसकी सर्विस कराई जाए और उसको चालू करवाया जाए। तो उसके साथ अगर हम फील्ड की बात करें तो गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो गया, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मई जो है वो आ चुका है। और इसके साथ अब ये है कि ये तो अब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अभी ये पिछले कुछ 2 सालों में बहुत ज़्यादा कैंपेन चली हैं कि दरख्त लगाएं और मौसम जो है उसको बेहतर करें, आब हवा जो है उसको बेहतर किया जाए। गर्मी की शिद्दत, देखिए सब्ज़ा जो है वो भी आपकी गर्मी की शिद्दत को किसी हद तक कम करता है, उसका बायस बनता है। तो कहने का मकसद ये है कि बिजली अब गर्मी जो है वो अब आ चुकी है और अब आप उसको बर्दाश्त करेंगे के लिए तैयार हैं। दुरेना आप देखिए जी, गर्मी से निकलते हुए हम लोग भी एहतियात करते हैं। सर पे कपड़ा ज़रूर रखें जब आप बहुत ज़्यादा गर्मी में निकलें। कल तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। और जो कुदरती फल हैं जिसमें तरबूज आपको बहुत हेल्प आउट करता है, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देता। अभी अल्लाह ताला ने हर मसलहत के तहत मौसम के हिसाब से कच्ची लस्सी है, सस्ती चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि महंगाई बहुत है और आवाम जो है अफोर्ड नहीं करती। इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। मशरूबात जितने हैं, अभी लीमू थोड़े सस्ते हैं। जो पीछे हालात थे 500-600 रुपये किलो वाले, वो भी हालात नहीं है। आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन की तरफ ना जाने दें। बस यही एक है, अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो गई तो पानी की कमी जो है बहुत मुश्किल पूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वो लीमू से मुझे याद आया, हमने अपने घर लीमू लगाए हैं, तो ये छोटी छोटी एफर्ट करके आप इस चीज़ से भी बच सकते हैं। ये बस इसमें कोई आज सच आपका कोई बहुत टाइम भी नहीं लगता। पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा रखें, वो आपको कई बीमारियों से बचाता है। आपकी स्किन जो है उसको भी बेहतर करता है। आपका जो अंदर बॉडी का सिस्टम है उसको पानी की अशद ज़रूरत होती है। तो ये जो डॉक्टर कहते हैं कि रोज़ाना के कम से कम 8 गिलास आप लाजमी पानी पिएं, तो आप और इस तरह की गर्मी में मेरे ख्याल से खाने से ज़रूरी पानी का इंटेक है कि आपने पानी का इंटेक, बच्चों में बड़ों में हर एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और अगेन
साफ पानी का। बॉयल कर लेंगे अगर पानी को तो मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। हम आज की खबरों की तरफ आ जाते हैं। फास्ट ट्रैक पासपोर्ट जो है इसकी फीस में इजाफा किया गया है। आपसे आगाज़ करेंगे। देखिए जी, हमें वो वक्त भी याद है कि जब पासपोर्ट ऑफिस के बाहर तवील कतारें जो हैं वो लगी होती थी, और जब भी किसी ने पासपोर्ट बनाना होता था तो वो ये कहता था कि पूरा दिन जो है वो लगना ही लगना ही लगना है। बिल्कुल ऐसे ही है कि 4 से 5 घंटे आपको लाजमी इंतज़ार जो बिल्कुल इसी तरह है। हम खुद भुगत चुके हैं। मैंने भी रिसेंटली बनवाया था, मुझे भी पता कि क्या सूरत हाल जो है वो तब थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि महकमा दाखिला की हिदायत पर जो है वो अब 24 घंटे जो है वो पासपोर्ट दफातर जो हैं वो मखसूस दफातर जो है वो खुलना शुरू हो गए हैं। गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस के हवाले से बात करें तो उसको भी 24 घंटे जो है वो खोल दिया गया है। ये तो बड़ी अच्छी सहूलत जो है वो दी गई है वजारत दाखिला की तरफ से। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत उसने ये डिसीजन लिया है कि अब जो फास्ट ट्रैक पासपोर्ट्स हैं उनकी फ़ीसों में इजाफा कर दिया गया है, जो कि 9,000 से लेके ये 32,000 तक मुख्तलिफ सफ़ात जो हैं उस पर इनकी फ़ीसें जो हैं वो लागू हुई हैं। कि जो 100 सफ़ात वाला है वो मेरे ख्याल से 32,000 रुपये उसकी फ़ास्ट ट्रैक की फ़ीस जो है ना वो रख दी गई है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये बहुत जल्द डिसीजन जो है ये वफाकी हुकूमत ने लिया है, क्योंकि अभी रिसेंटली फ़ीसों में इजाफा हुआ था। रिसेंटली जो है वो फ़ीसों में जो है वो इजाफे का इतलाक़ हुआ था, और उसके बाद अब सडन ये एकदम से ये आ जाना, चूँकि बात इस तरह है कि लोग जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में पासपोर्ट जो है वो बनवाने जा रहे हैं। आप किसी भी पासपोर्ट ऑफिस जाएं, वहाँ पर रिन्यूअल के लिए लोग खड़े हैं, नया पासपोर्ट बनाने के लिए लोग खड़े हैं। चलें, पासपोर्ट ऑफिस में इंतज़ार गाहें तो बहुत अच्छी हैं, लोगों को फैसिलिटेट जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि हाई ऑफिशियल जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, तो अब शहरियों को सहूलतें तो मिल रही हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ की अब समझ नहीं आई कि फ़ास्ट ट्रैक की फ़ीसें जो हैं वो इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ा दी गई हैं। अच्छा, दूसरी ये चीज़ है, फास्ट ट्रैक तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ही इस ऑप्शन को अवेल करते होंगे। अगर तो वो जो अभी डिले वाला सिस्टम था वो ख़त्म हो जाए, जो 4-4 महीनों पे भी गया, लोगों को परेशानी रही है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोगों का सेक्शन है जो कि फास्ट ट्रैक की तरफ जाता होगा। देखिए, इस पर देखने की ज़रूरत है कि हर बंदा फास्ट ट्रैक ना चाहता है, ना उसको ज़रूरत होती है, और ना ही हर बंदे की जेब इजाज़त देती है। अब ज़्यादातर जो हमारी कम्युनिटी है वो लेमैन आम आदमी है, और मुश्किल से गुजर बसर करने वाला, और मुश्किल हालात में मुल्क से छोड़ के मुल्क बदरी बेचारा इख्तियार करता है। वो सैर सपाटे की घर से तो नहीं, ये वो नहीं है कि जी मैं यूरोप जा रहा हूँ, या मैं अमेरिका जा रहा हूँ, या मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ और 50-50 हज़ार में उसकी जो है वो वीज़ा फ़ीस दे रहा हूँ, लाख रुपए कंसल्टेंसी दे रहा हूँ। ये वो कौम नहीं है। तो इस पे हमें ये चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। नॉर्मल पासपोर्ट्स की तरफ क्या तेज़ी आई उसको भी देखना पड़ेगा। आपने ठीक है, एक मखसूस तबका जो है अर्जेंट पासपोर्ट लेने वाला, आपने उसको फैसिलिटेट किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसमें जो डिलेज आ रहे थे, आपके पास पेपर नहीं था, प्लास्टिक नहीं था, लेमिनेटेड पेपर की शॉर्टेज थी, कॉन्ट्रेक्चुअल कुछ इश्यूज आ रहे थे, मशीनों के प्रॉब्लम, प्रिंटिंग मशीनों के प्रॉब्लम थे, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें, उन पे किस हद तक काम किया गया वो भी बताना चाहिए। और ये चीज़ मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर की नॉलेज में होगी कि पहले फेज़ में तो आपने एलीट क्लास को कर दिया कि ठीक है जी, आपने अगर सैर तफरी करने जाना है तो आप अर्जेंट पासपोर्ट बनाएं, फास्ट ट्रैक पे लें, और हैवी फ़ीस जितना आप वीज़ा फ़ीस देते कम से कम उतनी फ़ीस तो देनी चाहिए। तो मैं इस हक में हूँ कि जितनी आप वीज़ा फ़ीस दे रहे होते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, तो उतनी तो कम से कम आपको फास्ट ट्रैक पे होनी चाहिए। अब रही लेमैन की प्रॉब्लम, उसकी तरफ वजारत किस तरह से काम कर रही है ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। और मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि नॉर्मल फ़ीस जो नॉर्मल पासपोर्ट है उसको भी नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं। उसके लिए भी जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनकी शॉर्टेज को दूर किया जा रहा है, मशीनों की कमी को दूर किया जा रहा है, आपके जो प्लास्टिक लेमिनेटेड पेपर है वो मंगवाया जा रहा है, यानी ये डिले वाला जी आपके। अब हम ई पासपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। देखिए, अब हमारी ना एक तीसरी चीज़ इसमें आ गई। एक तो आपके अर्जेंट पासपोर्ट फास्ट ट्रैक वाले। अच्छा, ई पासपोर्ट से क्या ये रश वाला सिस्टम भी कम होगा, लोगों को सहूलत मिलेगी? अब हम जो ई पासपोर्ट पे जा रहे हैं ना, अभी लोगों को ई पासपोर्ट की अवेयरनेस नहीं है। बल्कि मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी ऐसे बंदे को यहाँ प्रोग्राम में बुलाएं इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स की, जो बताए ई पासपोर्ट एक्चुअली है क्या, और ई पासपोर्ट वो कोई फर्जी लेकर आए, उस पर लोगों को एजुकेट करे। हमें अल्टीमेट ई पासपोर्ट पे जाना है। पूरी दुनिया में देखें ना, हम दुबई एयरपोर्ट पे भी जाते हैं, वहाँ भी लाइनों में खड़े होते हैं, और यूरोपियन या अमेरिकन या ब्रिटिश वाले आते हैं, वो अपने ई पासपोर्ट के जरिए ई गेट यूज़ करते हैं और आउट और एंट्री हो जाते हैं। तो हम लोग वहाँ पे खड़े हैं जी कि हमारा कब पासपोर्ट जाएंगे, वो बार कोड स्कैन करेंगे, मैनुअल एंट्री डालेंगे, आपको कहेंगे जी कैमरे की तरफ देखें, तस्वीर खिंचवाएं। ये एक अब दुनिया इससे जा चुकी है। बिल्कुल है। अब मैं तो ये रिक्वेस्ट सबसे करूँगा कि जो भी पासपोर्ट बना रहा है फोकस करे, कोशिश करे अपना ई पासपोर्ट बनाए। ई पासपोर्ट जो मैंने देखा है, मुझे भी एक फिजिकल प्रेजेंटेशन दी गई थी, उसमें
ये जो आईडी कार्ड का मटेरियल है ना, ये पासपोर्ट साइज के पेज का मटेरियल बन जाता है। अच्छा, सेम वही कार्ड, वही चीज़, वही फीचर्स के साथ हर चीज़ वही होती है। और उसके अंदर आपके बारकोड सिस्टम को बहुत ज़्यादा महदूद कर दिया गया। चिप सिस्टम, डेटा एंट्री, ऑटोमेशन और एग्जैक्ट वो आपका वैसे तो इसको एज ऑप्शन ये तजवीज़ है हमारे पास, वो सॉरी आईडी कार्ड से ये चीज़ें लिंक हो जानी चाहिए। डेटा आपका अगर इस तरह सेंट्रलाइज हो जाए कि जो आईडी कार्ड का हामिल है उसको उसके साथ ही कनेक्ट कर होना यही चाहिए और होता भी है। लेकिन आपने देखें, आपने तेज़ी के साथ आपने एक बुकलेट पासपोर्ट की तरफ जाना होता है, उसमें आपके वीज़ा, एंट्री, एग्जिट, स्टैंप्स लगनी होती है, वरना ये कार्ड तो नादरा भी इशू कर सकते हैं। जो मैं आपको ये पासपोर्ट वाला कार्ड बता रहा हूँ, ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये साइज सिर्फ आपने पासपोर्ट के पेज का करना है, बाकी चीज़ें आपकी बात ठीक है कि जो नादरा के अंदर आपके आई डी कार्ड के ऊपर होता है वही सेम चीज़ें होती हैं, वही आपके नंबर्स यूज़ ज़्यादातर हो रहे होते हैं, वही आपकी चिप्स यूज़ हो रही होती हैं जो हमारे नए कार्ड्स में है, स्मार्ट कार्ड्स में। तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम मोहताज क्या हैं कि जो बाकी पासपोर्ट्स की बुक्स हैं, जो उसकी बाकी पेजेस बनने होते हैं जिस पे वीज़ा, एग्जिट, एंट्री लगनी होती है, उसके लिए फिर इनको इंटीग्रेटेड करना पड़ता है। लेकिन फिर सिस्टम इतना इंटीग्रेटेड हो कि आपको प्रॉब्लम ना हो। हमें कभी मशीनों की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी प्रिंटिंग मशीनें ख़राब हो जाती हैं, कभी पेपर ख़त्म हो जाता है, कभी लेमिनेशन हमने नहीं ली होती। जब आपको पता है कि आपकी ज़रूरत इतनी बढ़ रही है, आपको चाहिए, तो आपने क्यों नहीं प्री ऑर्डर्स दिए? और प्री ऑर्डर्स दे के आपने क्यों नहीं चीज़ें एसेंशियल जो है वो प्रोक्योर की? आपके पास है, पहले भी फीसें कम नहीं थी। इमरान ने बात ठीक की है कि पहले भी तो अब इतनी फीसें ले रहे थे, 9-9 हज़ार, 15-15 हज़ार तक चली गई थी। तो अब जो फीसें बढ़ाई हैं, उससे अगर ये चीज़ें दूर होती हैं तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वरना ये फास्ट ट्रैक की फीसें बढ़ाने से भी लेमैन का मसला हल नहीं होगा। लेमैन का मसला हल नहीं होगा। और इंश्योर ये करें कम से कम कि वो जो एक लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, वो वाले तो वज़ीर दाखिला साहब ने इस पर काम करना शुरू किया, आपको 24 जो है वो सहूलत दी है। लेकिन इसके साथ साथ डिले वाला सिस्टम जो है, बहुत सारे लोगों को इससे परेशानी का सामना होता है, जिनका जाना ज़रूरी होता है, जिनका वीज़ा आ चुका होता है, फिर उनके लिए बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। सो इस पर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोगों की मुश्किलात जो हैं उनका भी अजाला हो सके। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ के लिए। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है? कलमा चौक और सीबीडी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बनेगा। नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल लाहौर का PC1 भी तैयार कर लिया गया है। पहले कैंसर केयर हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं, बड़ा अहम मामला है। दुरेनाया जी बिल्कुल। मैं आज सुबह जब घर से निकला तो गुजर रहा था, मैं देख रहा था कि रड़ा मैदान है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात है। तो मैं ये सोच रहा था कि अच्छा, वो जितनी हर रोज़ फ्रीक्वेंटली गुफ्तगू हो रही है, लग तो रहेगा बड़ा जल्दी। अच्छा, मैं मौके पे खड़ा होकर ना 2 मिनट मैंने गाड़ी रोकी और मैंने देखा कि शायद कहीं पे कोई निशानदही हुई हो, शायद कहीं पे कोई ऐसी बात हुई हो, डिमार्केशन के अलावा कोई टेस्ट चल रहे हो ऐसे कि सॉइल होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ थी नहीं। तो मैंने ये सोचा कि जितना वाकई ये बातों में कि जितने प्रोजेक्ट्स में हम तेज़ कर रहे हैं चीज़ें, उस तरह से ग्राउंड में नज़र नहीं आ रही चीज़ें। और अगर यही सूरत हाल रही तो मुश्किल है कि इस टेन्योर में कैंसर केयर हॉस्पिटल मुकम्मल हो। अब आपने कैंसर केयर हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है, आपने उनका नाम भी अपने वालिद साहब के नाम पे रख दिया है, ठीक है, ये गवर्नमेंट का एक अपना मुझे फैसला आपकी था। बात से इख्तलाफ इसलिए कि आपने कहा इस टेन्योर में ये मुकम्मल हो, तो क्या गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होता है एक हॉस्पिटल बनाना? नहीं, गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, बात विल की है। आपने चीज़ें साइमल्टेनियस करनी होती है। मैं उस तरफ भी आ रहा था कि आप सिर्फ ये चीज़ ना देखें कि आपने PC1 आ गया है, अब जा रहा है, अब डिज़ाइन बन गया है, अब आ गया है। जिस तरह आप पहले दिन वज़ीर आला साहिबा उस मकाम पे गई थी, उनको उसी तरह हर दूसरे तीसरे दिन खड़े होकर उस मकाम को तकरीबन उनको अब किस वक्त काम को आगे लिया जाना चाहिए था। उनको वहाँ पे जितनी भी है संगे बुनियाद की तरफ ला के उसके बाद उस पर काम को थ्रू कर रहे हैं। टेंडर होते रहते हैं, टेंडर से पहले बड़ी चीज़ें होती हैं, आपके ज़मीनी टेस्ट होते हैं, आपके अंदर बहुत सारे ज़मीन के अंदर उसकी डिमार्केशन होती है, वहाँ पे आप एक कैंप ऑफिस कायम करते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट की थोड़ी सी हाईलाइट होती है, आपने उसकी प्रोजेक्ट की तशहीर थोड़ी करनी होती है कि ये साइट किस लिए है, कितनी है, कैसे है, उसके बाद आपको वर्किंग होना शुरू हो जाती है। अब PC1 आ गया, PC1 मंजूर हो जाएगा, उसके साथ टेंडर हो जाएगा, टेंडर के बाद कंपनी काम करना शुरू कर देगी। लेकिन ये जो इतना 2 महीने ज़ाया किए, मुझे याद है 2 महीने इस बात को हो गए हैं जब वज़ीर आला साहिबा खुद वहाँ पे गई थी मौके पे और उन्होंने इसका डिसीजन लिया था कि यहाँ पे ये बनेगा। फिर एक बोर्ड लगा दिया गया, वो भी पिछले आंधियों में गिर गया। अब तो वहाँ पे कोई निशानदेही नहीं है। एक बोर्ड था जिस पर वो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई थी और नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल लिखा हुआ था, अब वहाँ पे कोई निशान नहीं बचा। तो मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि जब आप वर्किंग करते हैं तो वर्किंग तो पहले स्टार्ट हो चुकी होती है।
आपने साइट क्लियर करनी होती है। साइट जो गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसको हैंड ओवर कंट्रैक्टर को कर रही होती है, आप उसको पूरा एक प्रोसीजर होता है देते हैं, फिर आपने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी होती हैं, आपने बिजली पानी के कनेक्शन देकर कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइज़ करना होता है। इस स्टेज तक बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं जो अभी तक नहीं की जा रही। मैं इसी स्पीड को कह रहा हूँ कि जहाँ इनसे पुराने मनसूबे कंप्लीट नहीं हो रहे, यकीन करें रत्ती भर काम है। रिंग रोड का रत्ती भर काम रह गया है, आपके बंद रोड का रत्ती भर काम रह गया है। ये मूनसून की बारिशें सर पे खड़ी हैं और मुझे नहीं लगता कि ये आपका वाल्टन प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होगा जब ये काम आपके नहीं हो रहे। तो ये तो एक बहुत बड़ा टाइटैनिक तमीर करने जा रहे हैं आप किस तरह से करेंगे? ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसमें अगर आपके पास 100% फंडिंग मौजूद भी हो तो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कंपनियों की इस हद तक नहीं है कि इसको 1 साल के अंदर कंप्लीट यानी बड़ा चैलेंज तो ये है। नहीं हो सकता। अच्छा, कल की ये जो मीटिंग्स हुई और कल जो चीज़ें डिसाइड हुई वो लिस्ट मेरे सामने है। कैंसर केयर हॉस्पिटल के बाद जी 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर भी बनेगा, बड़े अस्पतालों की रीवैम्पिंग है, अहम रूट पर 5 एक्सप्रेसवेज और 176 अरब रुपए से बनेंगे। अच्छा, इसकी तरफ आते हैं, ये इतने सारे काम हैं और इतनी जल्दी ये कैसे होंगे? अभी तो हॉस्पिटल के लिए दुरे नायाब ने बताया कि कम से कम 1 साल दरकार है। सो इसकी तरफ ये जो 8 शहरों में CBD बनेगा और इसके साथ पंजाब में अहम रूट पर 5 एक्सप्रेसवे CBD बिजनेस सेंटर कायम किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवेज की बात कर लेते हैं, फिर मैं CBD मैं भी आपसे यही बात करने लगा था कि इन सब चीज़ों में जो सबसे आखिर पे रखी है ना बात, वो सबसे अहम है कि आपने 176 अरब रुपये से एक्सप्रेस वेज तो बना रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शहरियों को ट्रांसपोर्ट की फराहमी के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप रोड जो है वो एक्सप्रेस वेज बना रहे हैं, आप जिससे ट्रैफिक का रश जो है वो कम होगा, लोगों का जो सफ़र का दौरानिया है वो कम हो जाएगा, रश कम हो जाएगा, लेकिन असल चीज़ की तरफ आप क्यों नहीं आ रहे कि आपको शहरियों को, आप कहते हैं ना कि जी हमने माहौलियाती आलूदगी को कम करना है, ठीक है, पेट्रोल की खपत को कम करना है, ठीक है, और ये जो सड़कों पे रश है, ये जो हर घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ हैं, इस चीज़ को भी कम करना है कि लोग अपनी गाड़ियाँ रोड पर ना लेकर आए। तो उसके लिए भाई आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करनी है ना, वो कहाँ है? उन प्रोजेक्ट पे आप क्यों नहीं काम कर रहे? क्या कर रहे हैं आप उन पे? उनने सिर्फ लाहौर की बात करें, ये अगर अखबारात और PC1 और कागजों तक कितने सारे प्रोजेक्ट्स आते रहे, फिर कैंसर देखिए, कैंसर जो है ना, ये अब तो आप यकीन जाने कि किसी भी आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाए ना, उनके तहाशा ऐसे मरीज आते हैं जो इस मर्ज में, मोहलिक मर्ज में मुब्तला है, और ये मोहलिक मर्ज है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हर हॉस्पिटल में जदीद तरीन इलाज जो है वो कैंसर के हवाले से भी हो। नए हॉस्पिटल की भी ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह दुरे नायाब ने बात की, कलमा चौक पर CBD ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बनेगा। दुरे नायाब, ये बड़ा पुराना इनका एक सिस्टम चल रहा था जिसमें निगरान हुकूमत को भी बारहा ये तजवीज़ दी गई कि क्यों ना मेट्रो बस स्टेशन को ऊपर एलिवेट कर दें, ऊपर ले जाए। ठीक है, उसको ऊपर ले जाने से जो अब इस वक्त एडग्रेड गुजरती है और पूरा कलमा चौक मैसअप का शिकार रहता है। आपने देखा इधर भी बैरियर लगे, उधर भी बैरियर लगे, कोई इधर से टकरा रहा है, कोई उधर जा रहा है। इसको ऊपर एक ब्रिज एलिवेट करके, दोनों जो ब्रिज ऑलरेडी गुजर रहे हैं उसके दरमियान में जगह भी है, वहां पे पूरा एक मेट्रो का डेडिकेटेड ट्रैक बना दें और स्टेशन को एलिवेट कर दें। ठीक है, और नीचे आपका पूरा कलमा चौक जो है साफ हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखें ना, आप टेक्निकल चीज है कि आप सारी ट्रैफिक को अंडरपास के जरिए CBD के अंदर तो लेके जा रहे हैं, आप वहां से उसको CBD से निकाल के पैकेजेस मॉल तक वाल्टन की तरफ ही लेके जा रहे हैं, जो रूट 47 नया बना है। लेकिन अब आपने इस सारी लाखों की ट्रैफिक जो है CBD की, आपने उसको वापस भी तो बाहर लाना है ना। आपके पास उसका अरेंजमेंट क्या है? हाँ, मैं CBD के अंदर चला गया, मैं CBD के अंदर फिर के अपना काम करके, या मैं रहता हूँ वहाँ पे अपार्टमेंट जो मुस्तकिल में उनके प्लान है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, मैं वहाँ चला गया, अब मैंने वहाँ से बाहर निकलना है और मैंने बाहर निकल के फिरोजपुर रोड जाना है, ठोकर जाना है, वापस गुलबर्ग की तरफ आना है, तो मुझे कहाँ से अब एग्जिट देंगे? अब अगर आप कलमा चौक से निकाल के कलमा चौक की तरफ मोड़ते हैं ब्रिज के नीचे, तो अब आप मुझे बताएं क्या हाल है? आपने अभी गुजरे होंगे, इमरान भी गुजरा होगा, आप भी गुजरे होंगे, इन्होंने वहां से निकलने वाली ट्रैफिक जो अस्करी से आ रही है या CBD से आ रही है, बैरियर रख के बंद कर दिया, अब वहां से निकल नहीं सकते, और वो वन वे कर दिया, आप वहां से जा भी नहीं सकते। तो मुझे बताएं कि आप पूरी ये CBD की ट्रैफिक को कहाँ निकालेंगे बाहर? रास्ता कौन सा फिर? अच्छा, इस पे तजवीज़ ये थी जो निगरान हुकूमत भी कहती थी कि करें यही कि एलिवेटेड करें, इसको ऊपर ले जाए ताकि मेट्रो बस का रश खत्म हो और वो डेडिकेटेड पीछे जाए और सीधा ब्रिज के जरिए पार होकर आगे चली जाए और नीचे से उसका मैसेज क्लियर हो जाए। फिर नीचे ट्रैफिक बिल्कुल क्लियर है, फिर आपने जिस ट्रैफिक को जहाँ से गुजारना है, जहाँ से निकालना है, जहाँ से डालना है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये तजवीज़ है, इसीलिए इसको ग्रैंड स्टेशन का नाम दिया जा रहा है, जो इस पर रिहेबिलिटेशन हो रही है। और उस पर अच्छी बात है कि सेंट्रल स्टेशन जो ग्रैंड बन रहा है
उसके लिए अब वज़ीर आला ने मंजूरी दे दिया। और ये जो सेंट्रल स्टेशन होते हैं ना, ये पूरी दुनिया में खूबसूरती की अलामत होते हैं। मुझे और इमरान को याद है कि हम पेरिस के सेंट्रल स्टेशन पे गए और हमारे एक दोस्त ने आना अब था, आप लोगों को हमें रिलेट लेने करके बता रही नहीं, हैं मैं बता रहा हूँ बन जाएगा, मतलब आप कि हमारे एक दोस्त ने हमें लेने आना था और हमारे पास मोबाइल नहीं था। बहरहाल उसके अंदर इतनी एक्टिविटीज़ थी, इतनी ट्रांसपोर्ट के मोड थे, ट्रेन थी, मेट्रो बसेस थी, उसके बाद मेट्रो ट्रेन थी, बहुत सारे रूट थे। ये वाला वैसा नहीं होगा, ये भी बता दें। मैं कहने का मतलब कि सेंट्रल स्टेशन के क्या ऐसे होते हैं, तो सेंट्रल स्टेशन में ये चीज़ें होती हैं। हम स्कॉटलैंड के सेंट्रल स्टेशन में जब उतरे तो वहाँ पे भी बस से उतरे थे, लेकिन ट्रेन का सेंट्रल स्टेशन था, उसके सामने हमारा होटल था। तो अगर तो हम सेंट्रल स्टेशन का नाम यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो टोटल सेंट्रलाइज होना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं उधर से उतरूँ और रिक्शा लेके किसी और जगह जाऊँ और मैं फिर ओरिजिनल लाइन पे बैठ रहा हूँ, वहाँ से एक फीडर रूट लेके मैं कहीं और जाऊँ, मैं किसी और बस पे बैठ रहा हूँ। ये नहीं होता। ये इस चीज का मद्देनजर वो जो सहूलत आप देना चाह रहे हैं वो आवाम को मिलनी आप प्लानिंग करें तो बंदा उतरे सेंट्रल स्टेशन पे खड़ा हो, पूरे लाहौर में जिस तरफ मर्जी जाए, इतनी कनेक्टिविटी वहाँ पे हो कि उसको प्रॉब्लम ना हो। ये एक्चुअली मकसद है। एक तो चले रूट क्लियर कर लिया और एक सेंट्रल स्टेशन का ये मकसद होता है। मुझे तो यही समझ आया, अल्लाह करे अब जो प्लानिंग कर रहे हैं। हमारा एक सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, हमारे यहाँ पर प्लानिंग जो है ना वो लॉन्ग टर्म नहीं होती। किसी भी चीज में आप देख लेना, चाहे सड़कें बन रही हैं, ब्रिज बन रहे हैं, रोड्स पे डिवाइडर लग रहे हैं, कट लग रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारे महकमों में होती ही नहीं, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कलमा चौक की मिसाल आपके सामने है, जेल रोड की कई मिसालें आपके सामने हैं। कुछ अरसे बाद इनको हर चीज याद आ जाती है, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए। वो भाई कम अज कम 15 साल 20 साल तक तो सोच लें कि ये प्रोजेक्ट जो है इसको हम ऐसे लेकर चलेंगे। 10-15 साल बाद अगर हम स्टेशन का इमरान इफ्तिताह किया और आगे विजन नहीं है, लोग पूछ रहे हैं कि शादरा से आगे आपने मेट्रो कब लेके जानी है, वहाँ कोई चक्कर नहीं है। आप शादरा स्टेशन जो कि 2 महीने क्या उसके आगे आबादी नहीं है, जंगल है, उनको आपने सहूलतें नहीं देनी? उनके लिए क्या सोचा हुआ है कि जब आप ये बना लेंगे उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं जी इसको डिमोलिश कर दें, इसको दोबारा नए तरीके से रिवैम्प करते हैं और दोबारा बनाते हैं। लेकिन खबर तक आए तो जो तमाम चीजें इसमें बताई गई हैं, अगर ये वाकई काम टाइमली हो जाएं तो आवाम को सहूलत तो एक्चुअली मिलेगी। अब देखिए इस पे सीएम साहबा कितनी एक्टिव नजर आती है, कितनी मुतहरिक है। मीटिंग से आगे बात कब चलेगी और कब आवाम को सहूलियत मिलेंगी, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है जी, ओवर बिलिंग, बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो रहा है। गफलत का खमियाजा आवाम नहीं भुगतेंगे, आवाम नहीं अमला भुगतेगा, वफाकी वज़ीर दाखिला का ये कहना है। ये मेरे ख्याल से 4 महीने तो कम अज़ कम आवाम के ऊपर, एक तो गर्मी की वजह से बीपी हाई रहता था, सरदर्द रहती थी, दूसरा ये बिल देख के जो चकरा जाते थे, पूरा महीना आपके ऊपर यही जो था वो टेंशन मंडला रही होती है कि कितना बिल आ जाएगा, कितना बिल आ जाएगा। आगाज़ में हमें इमरान भाई ने बताया कि बहुत सोच के उन्होंने ये आज फैसला किया कि वो एसी चला लेंगे। ये वही चीज़ें हैं जिसके इर्द गिर्द हम घूम रहे होते हैं कि ज़्यादा बिलों से तंग आता है। तो एक चीज़ तो आप समझ लें, आपके अब ओवर बिलिंग वाले मामले से आपकी जान छूट जाएगी। इस पर बड़ा मौसर तरीके से काम हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए अल्लाह भला करे वफाकी वज़ीर दाखिला का कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये अवाम इस तरह कहती है। हर बंदा आपकी तरह सोच समझ जब ये निगरान वज़ीर आला थे तब अवाम कहती थी कि ऐसा वज़ीर आला जो है ना वो रहना चाहिए और हर सूबे को मिलना चाहिए। लेकिन जो आपकी ब्यूरोक्रेसी थी ना, वो हाई ऑफिशियल से ये पूछती थी कि ये बंदा कब जाएगा। आप ये देखें कि अवाम कह रही है कि ये ठहरे और ब्यूरोक्रेसी कह रही थी कि इनसे कब जान छूटेगी। अब आप ये देखें कि जो इनका कल का बयान था कि जो गफलत का खमियाजा है वो अवाम नहीं बल्कि अमला भुगतेगा, क्योंकि अमले की भी निशानदेही होना शुरू हो गई। हम हमेशा ये बात कहते थे कि ये जो ओवर बिलिंग होती है और बिजली चोरी होती है, ये आम अवाम ही ये क्यों भुगतती है। होता ये था कि लमसम जो यूनिट डाले जाते थे वो क्यों डाले जाते थे, वो लेस्को सिर्फ इसलिए डालता था कि जहाँ पर बिजली चोरी हो रही है उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, या जहाँ से ये भत्ता लेते हैं, पैसे लेते हैं, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये जायद यूनिट जो है वो डालते थे, लमसम जो है वो डालते थे। अभी भी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जो बिल भिजवाए जाते हैं उस समय जितने भी सरकारी महकमे हैं, दुरने आपको भी पता होगा, जो सरकारी बिल भिजवाए जाते हैं उसमें यूनिट्स नहीं होते, उसमें लमसम अमाउंट होती है कि आपने भाई इतना बिजली जो है ना वो आपने यूज़ की होगी, इतना बिल आपने देना है, जो कि करोड़ों रुपए में होता है। अब बात यह है कि यही बात जी वासा का तनाज़ा ओवर बिलिंग में 2 अरब से ज़ायद का है। और अब वफाकी वज़ीर दाखिला जो है वो उन्होंने यही कहा कि अब इस चीज़ को रोकना जो है ना वो अब ये है कि अवाम जो है वो नहीं भुगतेगी। ये बात उन्होंने इसीलिए की है कि जो लोग बिजली चोरी
करवा रहे हैं, यहाँ करने की बात को छोड़े करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि आपके लाइनमैन या मीटर रीडर के बगैर बिजली चोरी हो ही नहीं सकती। तो कोई करके दिखाए। अफसरान अगर जो कहते थे कि हम तो इसमें मुलविस नहीं है, खैर अब वो जमानतें कराते फिर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर मुलविस नहीं है तो जमानत ना करें, बिल्कुल आप ऐसे इंक्वायरी फेस माज़रत करें। दुर्रे ने आप अभी हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। रिंग रोड पर सफर करने वालों को अब थोड़ा सा होशियार होना है, क्योंकि आप समझते हैं आप रिंग रोड पे आ गए तो बस आप फराटे भर के गाड़ी को चला सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपको ओवर स्पीड का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइसेस से चालान होगा। दुरेन आया क्या हो रहा है? देखिए ना, मैं कल ही अपने सोशल मीडिया के पेज पे देख रहा था, 42 के पेज पे एक लड़का वो गाड़ी से बाहर निकल के हवाई फायरिंग कर रहा था पिस्टल से, और वो बारात जा रही थी और वो रिंग रोड की तस्वीर थी। और मैं यही देख रहा था कि यार रिंग रोड इतना ज़्यादा हमारा लाकानूनियत का शिकार हो गया है। वहाँ पे कैमरेज मौजूद हैं लेकिन उसको मॉनिटरिंग जो है वो बेहतर तरीके से नहीं हो रही, फिर चालान का कोई मतलब सिस्टम ही नहीं है। अब असूली तौर पे तो इनको कैमरों से चालान की तरफ जाना चाहिए, लेकिन चूंकि हम अभी पीछे हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है। शुक्र है इन्होंने अमले को डिवाइसेस दे दिए हैं, मोबाइल्स दे दिए हैं, उनको सॉफ्टवेयर दे दिया है, चालान करने का सिस्टम समझा दिया है। थोड़ा डर खौफ तो होगा ना, वरना अब रोक के वो कहते थे जी कि क्या करें, उन्होंने कहा जी होगी वायलेशन, अब क्या करें। वो कहते थे कि वाकई अब हम इनका क्या कर सकते हैं, ना हम इनको कोई अंदर पकड़ के अंदर कर सकते हैं, ना कोई उन पर कोई पर्चा दे सकते हैं, ना कोई चालान पकड़ा सकते हैं, क्या करें। अब एक बाकायदा मैकेनिज्म बन गया है जिसमें पूरी रिंग रोड में तजुर्बाती बिना पे हर एक सेक्शन पे 4-4, 5-5 डिवाइसेस दी गई हैं ताकि वो चालान करना शुरू करें। और चालान जो है ना वो पहले दिनों में ही सैकड़ों की तादाद में हो रहे हैं। मैंने कल खबर दी थी, उसमें वो लिस्ट शेयर पूरी की थी कि सैकड़ों की तादाद में चालान हो रहे हैं। अब लोगों को तो पता ही नहीं ना था कि यहाँ पर ये चीज शुरू हो। अब वो बिल्कुल उसमें वो मोबाइल यूज करने पे, सीट बेल्ट पे, ओवर स्पीडिंग पे, मुख्तलिफ चीजों पे, कहीं यानी बचत किसी सूरत में नहीं होगी। जिगजैग करने से, रूल वायलेशंस करने से, बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने चालान मिनिमम 500 से 1000 तक और उससे मैक्सिमम करना शुरू कर दिए हैं। उससे थोड़ा सा ये हुआ है कि लोगों को थोड़ा बहुत हुआ है कि नहीं यार, रिंग रोड जो हम रात को जाके वहाँ पे स्पीडें करते थे वो नहीं हो सकेगा। थोड़ा मैकेनिज्म पे लोगों को इतराज़ है कि जी अब मेरा चालान हो गया मौके पे, आपने डिवाइस पे दिखा दिया, पोर्टल पे चढ़ गया मेरा चालान, आपने मुझसे डॉक्यूमेंट ले लिए। अब आपने हर इलाके में करीबी 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट्स रखे हैं, ईजी पैसा के या फिर वहाँ पे जो ई सहूलत है, मुख्तलिफ वेंडर्स ने शॉप्स पे रखे होते हैं। उसके अलावा आपके पास कोई और मैकेनिज्म नहीं है। सही होना तो ये चाहिए, मैं खड़ा हूँ, मेरा चालान हुआ है, मैंने 500 रुपये जैज़ कैश ईजी पैसा से पे किए, रिंग रोड के अकाउंट में मैंने दिखाया जी कि मैंने पे कर दिए, और वायलेशन करके अपने कागज़ वहीं से वापस लिए और मैं आगे चला गया। अब ये है कि जी मेरा चालान हो गया है, मैं कहीं और जाऊंगा, मैं शॉप पे फ़ौरन नीचे या आस-पास तलाश करूंगा, फिर उतरूंगा, फिर 60 रुपये दे के दोबारा रिंग रोड पे चढ़ूंगा। इतनी देर में वो जो पेट्रोलिंग ऑफिसर है जिसने मेरे डॉक्यूमेंट लिए हैं वो कहीं गज्जू मता से निकल के फिरोजपुर पहुंच चुका होगा, मैं उसके पीछे पीछे गाड़ी लेके जा रहा होगा। ये एक है। तो मेरी रिंग रोड काम से बात हुई है, कहते नहीं हम इस पर कोशिश कर रहे हैं कि मौके पे जायज़ कैश या ईजी पैसा दे, ताकि आप ऑनलाइन ऐप पे करके आपके जी कि ये ले मेरी हो गई है, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। लेकिन आप इससे बचने के लिए आप वायलेशन करें ही ना, सबसे ज्यादा थोड़ा जरूरी है ना, थोड़ा चक्कर काटे, वायलेशन कर क्यों रही है वो भी आपको पता चले कि वायलेशन करने का मतलब क्या होता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ना तो लोगों को लगता है ये चालान किए जा रहे पैसे बनाने के लिए। आप ये भी तो सोचें कि आप वायलेशन करेंगे उस सूरत में चालान हो रहा है, आपकी वजह से आपकी अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये तमाम इक़दाम उठाए जाते हैं। तेज़ गाड़ी या बाइक चलाने की वजह से, रिंग रोड पे तो वैसे बाइक नहीं, लेकिन गाड़ी या बाइक तेज़ चलाने की वजह से जो हादसात होती हैं उनमें कमी लाने के लिए, आप लोगों का पाबंद बनाने के लिए ये इक़दाम उठाए जाते हैं। अच्छा इक़दाम उठाया गया ये। देखें जी, बेहतरीन कौम बनने के लिए ज़रूरी है कि जो उस कौम के लिए कवानीन बनाए जाते हैं, जो इदारे बनाए जाते हैं, उन पर अमल दरामद किया जाए। ये क्या बात हुई कि हम शहर में तो जैसे मर्जी जिक जैक करते फिर रहे हैं, जैसे ही मोटरवे पे चढ़ते हैं नाक की सीध पे हम चलते हैं, ऐसे जैसे हमारे सर पे किसी ने तलवार रखी हुई है कि आपने राइट लेफ्ट नहीं होना और एक ही स्पीड पे चलना है। तो जब आप रिंग रोड पे इस तरह कर सकते हैं तो आप मैं फिर मोटरवे पे ऐसे कर सकते हैं, तो रिंग रोड और आम जो शाहराहें हैं उस पे ऐसे क्यों नहीं कर सकते? तो शहर में भी ऐसे होना चाहिए ना। ये डिसीजन जो है ये बहुत अच्छा है और इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम कवानीन की पाबंदी करते हैं चालान से बचने के लिए, हम दूसरों की जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए नहीं कवानीन की पाबंदी करते। हम कहते हैं फलान जगह पे कैमरा लगा, चालान हो जाएगा, चलो जी अब यहाँ पर तो आपने स्पीड का ख्याल रखना है। जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, अपने साथ साथ अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं दूसरों का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाएं। ये सब चीज़ें आपकी अपनी ज़िंदगी की, दूसरों की ज़िंदगी की ज़ामिन होती हैं। बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि आप इन तमाम कवानीन पर अमल करें, फिर अगर नहीं करेंगे तो चालान तो होगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, हम हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करते हैं।
स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कुछ बात करने वाले हैं वाइल्ड लाइफ के हवाले से। बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं घरों में जानवर रखने के। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं घर में बड़े बड़े पिंजरे बनाकर उन्होंने बर्ड्स रखे होते हैं। अब तो बड़ा ट्रेंड आम होता जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको हीरो बनने का मौका भी मिल जाता है। आप दिखाते हैं हमने घर में शेर रखा हुआ है, घर में कुछ लोगों ने सांप रखे होते हैं। सो इसके लिए एसओपीज क्या हैं, बाकायदा परमिशन लेने का तरीक़ेकार क्या है। लोगों ने बिजनेस बना लिया है, घरों में परिंदे रख के आप बाकायदा तौर पे फिर सेल कर रहे होते हैं। आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आ जाते हैं जो प्रॉपर अपना बिजनेस कर रहे हैं। वो घरों में छतों पर बड़े बड़े, अंदरून शहर में आपने देखा होगा पिंजरे बनाकर कबूतर रखना भी एक बड़ा ट्रेंड है अंदरून शहर का। इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ बड़ा एक अहम टॉपिक ये है, चौक चौराहों में जगह जगह नज़र आता है वो सदके के नाम पर चिड़ियाँ आपने रखी हैं, आपने ऐसे परिंदे रखे हैं। उसके लिए क्या एसओपीज होते हैं, मतलब हर कोई क्या ये कर सकता है कि परमिशन लेनी पड़ती है। इसके साथ साथ ज़रूर बात होगी जू सफारी के हवाले से, क्योंकि हमने ईद के दिनों में देखा मैक्सिमम लोग वहाँ पे थे। मैंने खुद एक दो दिन प्लान किया कि मैं जाऊँगी, लेकिन रश की वजह से हिम्मत नहीं हुई कि आप वहाँ पर जा सको। तो क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं, मिसिंग फैसिलिटीज़ जो हैं उन पर किस तरह से काम हो रहा है। अब गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो आपको जानवरों की हिफाजत करना भी, मतलब हर जानवर का एक अलग से प्रोटोकॉल होता है कि उसको किस तरह से आपने रखना है। सो उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। और फिर वो जो छोटे छोटे बच्चों की ख्वाहिश होती है, हम अपने बचपन में बहुत ज़्यादा शौकीन होते थे कि चिड़िया घर में हमने हाथी ही देखना है, पांडा ही देखना है। तो ये चीज़ें लाने के लिए अब एफर्ट की जा रही है या नहीं की जा रही है। ये डीजी वाइल्ड लाइफ हमारे साथ मौजूद है, मुदस्सिर रियाज मलिक साहब को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आना चाहूँगी जू सफारी की तरफ। सो जू सफारी में जितना भी वो चेंज लेकर आया गया, बड़ा पॉजिटिव लोगों का, ख़ास तौर पे ईद के दिनों में हमें नज़र आया फीडबैक। सो कैसा रहा, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर बेहतर की गई हैं और क्या क्या चीज़ें पाइपलाइन में हैं। देखिए, ये एक बड़ा एक लैंडमार्क डिसीजन था। इसको सफारी, आपको पता है कि पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट के बड़े मसाइल हैं। यहाँ पर एंटरटेनमेंट आप बच्चों के, लोगों के पास है नहीं, सवाए ख्वाबों के कि जाए खाने खा लिए। तो ये जो एनिमल इंटरेक्शन है, बच्चे बड़े और फैमिलीज़ बड़ी इससे महसूस होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक ज़ू भी है, एक सफारी भी है लाहौर के अंदर, बाकी भी जगहों पर चीज़ें मौजूद हैं। सफारी बड़े और तरीके से ऑपरेट हो रहा था, आपको याद है अगर आप पहले कभी गए हो। जी, मैंने विजिट लायंस भी थे वहाँ, बेसिक एनिमल्स थे, एवरी थी। तो इस पे बड़ा काम हुआ ये पिछले दिनों के अंदर, और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई यहाँ पर। अब उसको इन्वेस्टमेंट, अभी भी काम चल रहा है, अभी 100% कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन स्टिल उसमें बहुत सा काम अभी बाकी है, हो रहा है। बहुत से एनिमल्स बाहर से आ रहे हैं, लाइक एलिफेंट्स। अभी हम कोशिश कर रहे हैं बाहर से आ जाएं। वो अभी इस टाइम पंजाब में कहीं एलिफेंट नहीं है। सूजी भी आपको पता है कि वो भी अल्लाह को प्यारी होगी, बिल्कुल। और इसी तरीके से बाकी जो एनिमल्स हैं, राइनो है, वो भी आ रहा है, और इसके अलावा और बड़े एनिमल्स हैं जो कि हम लेकर आ रहे हैं बाहर से, एक्जॉटिक स्पीशीज़, तो वो भी आ जाएंगे। लेकिन प्रोसेस को इस्टेब्लिश करना बड़ा ज़रूरी था सफारी के अंदर। अच्छा, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस होगा लोगों का उस प्रोसेस को इस्टेब्लिश करने के बाद। तो हमें ईद पे पता चला इस चीज़ का, जब एक दिन में 40,000 लोग आ गए। अब ये सफारी ज़ू जो है, ये तकरीबन एक दिन में केटर कर सकता है हार्डली 8-10 हज़ार लोगों को। यानी कैपेसिटी उतनी है ही नहीं। कैपेसिटी हर एक की कैपेसिटी होती है ऑब्वियसली। आप एक सीटिंग कैपेसिटी कमरे की है, तो उससे ज़्यादा आप वहाँ पर नहीं लग बिठा सकते। फिर खड़े होना पड़ा होगा, फिर रश होगा, फिर लोग तकलीफ़ भी होएगी। तो अब हम जब उस रश को देखा है, अब हम उसके लिए पूरा एक अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि जो हॉलीडेज़ होती हैं, अब ये पिछले इतवार पे 12,000 लोग थे, 12 से 15,000। हम अब क्योंकि गर्मी आ गई है, गर्मी ऑब्वियसली डिफरेंट होता है, सीजनल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है इसके ऊपर। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अभी सीज़न में शायद कम हो जाए, लेकिन वीकेंड्स पे ऑब्वियसली रश रहेगा ज़्यादा। तो इसको मैनेज ऐसे कर रहे हैं कि हम एक तो ऑनलाइन टिकटिंग भी मुतारिफ कराने लगे हैं, ताकि लोग घर बैठ के ऑनलाइन भी कर सकें टिकट। हमने जो वहाँ पर एक भी फैसिलिटी दे दी है कि अगर आप पैसे नहीं हैं तो आप कार्ड के ज़रिए भी पे कर सकते हैं। हमारे पास वो POS मौजूद है उसकी मशीन। अच्छा, फिर उसके लिए हम नाइट सफारी लेकर आ रहे हैं। नाइट सफारी जो है, ये पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस होगी यहाँ कर। वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी एज़ कम्पेयर टू दिस प्रॉब्ली। उसके लिए आपको हम कोशिश ये करेंगे लोग पहले बुकिंग कराएं। यानी आप
एब्रप्टली वहाँ पर ख़ुद ना आ जाए, ठीक है। बुक करवा कर आए, उसका तरीक़ाकार हम बना रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे अगले हफ्ते से हम कोशिश करने लगे कि इसको नाइट सवारी भी स्टार्ट करा दें। वो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस होगा, दुनिया में होता है, क्योंकि लॉयंस जो है ना ये रात को एक्टिव होते हैं। सही। ये दिन के टाइम ज़्यादातर सोए होते हैं, लेकिन रात को बहुत एक्टिव होते हैं, नॉकटर्नल एनिमल्स बोलते हैं इनको। तो वो एक एक्सपीरियंस है उनको देखना रात को सर्च लाइट्स के अंदर कि वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ये बड़ा एक्सपीरियंस है। तो फीड शीट भी करवाना, तो ये एक पूरा एक्सपीरियंस है, ये हम वहाँ पर देने जा रहे हैं। फिर ईवी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हमने वहाँ दी हैं, लोगों को हमने मना कर दिया, आप वो गाड़ी अंदर लेके नहीं जा सकते, गाड़ियाँ पार्किंग में होंगी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ज़रिए वो लोग जाएंगे। तो मुदस्सिर साहब, जिस तरह से लोगों की इतनी बड़ी तादाद आ जाती है, तो उतनी गाड़ियाँ हैं आपके पास क्या? हमारे पास से टोटल इसमें 12 गाड़ियाँ हैं, ठीक है। और 12 गाड़ियाँ जो हैं वो एक गाड़ी 22 लोगों को करती है केटर एक टाइम में। एक ट्रिप आधे घंटे का होता है, आधे से पौने घंटे का, तो हम दिन में वो 20 से 22 ट्रिप एक गाड़ी लगा लेती है। ठीक है। सो हम कैटर कर सकते हैं जितने लोग उस पर आना चाहें। अब उसकी टिकट है ईवी की, अगर आप पैदल जाना चाहते हैं उसकी कोई टिकट नहीं है, वो कोई टिकट नहीं है। अगर आप ईवी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो तकरीबन मैंने देखा है कि 40% से 50% लोग ईवी इस्तेमाल करते हैं, वो करना चाहते हैं, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस बड़ा यूनिक है। अब वो ईवी आपको जंगल के अंदर लेकर जाएगी और वहाँ पर आप मुख्तलिफ एनिमल से इंटरेक्ट करेंगे। अभी जिराफ भी आ रहा है, तो फीडिंग, जिराफ की फीडिंग भी हो सकेगी। सो ये मुख्तलिफ किस्म की, आप हिरन है वहाँ पर, हमारा जो उड़ियाल है एनिमल, वो जो पंजाब का बड़ा एक सिंबल एनिमल है, तो वो वहाँ पर सिग्नेचर एनिमल मौजूद है। तो ये एक फिर लॉयंस का डिफरेंट, लॉयंस में आपको केज में लेके जाएंगे हम। अच्छा। केज वाली गाड़ी है, आप केज में होंगे और ऑब्वियसली लोग जो हैं वो जानवर जो है वो बाहर होंगे आज़ाद। तो ये एक्सपीरियंस भी देखें कैसा होता है कि जो अफ्रीका में होता है कि अपने आप को बंद करके और जानवरों को आज़ाद करके देखें, तो ये बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है। लोगों ने बड़ा इस पर अप्रिशिएट भी किया है। हम इसको कोशिश करें लोगों को फैसिलिटीज़ बेहतर करने के लिए। वहाँ पर बहुत सी और चीज़ें करने जा रहे हैं, जिसके अंदर ऐप हम लेके आ रहे हैं। ऐप इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगी अगले हफ्ते तक, जिसमें आप घर में बैठ के बहुत चीज़ें उस पर खुद ऑब्जर्व कर सकेंगे कि क्या क्या टाइमिंग्स हैं, कि टाइमिंग भी थोड़ी सी चेंज करने लगे हैं। फिर वहाँ पर ग्लैम्पिंग पॉड का कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं। पॉड्स हैं बाकायदा, जिस तरह टेंटिंग हाउसेज होते हैं, तो फैमिलीज आके हम रेंट आउट कर सकते हैं। फैमिलीज आके जानवरों में एक्सपीरियंस करें। आप रात अगर रहना है आपने, तो इट वुड बिट एक्सपेंसिव, लेकिन जो इसको करना चाहते हैं वो ज़रूर वहाँ पर है, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट के अंदर। लेकिन आप जंगल के अंदर जानवर आपके इर्द गिर्द होंगे और आप वहाँ पर बारबेक्यू भी करें। बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है, इससे पहले नहीं थी। तो लोग, जैसे कि हमने कहा, लोगों को तफरीह के मौके बहुत कम मैसर थे, तो ये अच्छी चीज़ें जो है शामिल की जा रही हैं। मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मी की शिद्दत है, अब जानवरों का ख्याल रखना भी एक चैलेंज बन जाता है। सो किस तरह से SOPs, हर जानवर की एक अलहदा, ऑब्वियसली अगर शेरों के लिए एक एनवायरनमेंट है तो दूसरे जानवर के लिए उससे थोड़ा सा चेंज एनवायरनमेंट होता है। देखिए, हमारे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है एक्जॉटिक स्पीशीज़ को मैनेज करना। एक्जॉटिक स्पीशीज़ वो जो बाहर से आती हैं, शेर बाहर से, शेर यहाँ का लोकल जानवर नहीं है, ये बाहर का जानवर है, ये अफ्रीका से या उन इलाकों से आता है। तो इनको जहाँ, इनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट है। इनको बाकायदा हम बर्फ़ हम रखनी पड़ती है, वहाँ पर पानी उस लिहाज से देना पड़ता है, इनको पंखे लगाने पड़ते हैं। जो बाकी डेजर्ट के एनिमल्स हैं, जो हमारे लोकल एनिमल्स हैं, उनके लिए ज़रा बेहतर आसान होता है। वहाँ भी ऑब्वियसली अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, आपको छाँव देनी पड़ती है, पानी देना, वो अरेंजमेंट्स मौजूद हैं। तो स्पेशल अरेंजमेंट्स जो भी हैं, आइस का बंदोबस्त करना या पंखों का बंदोबस्त करना, वो मौजूद है। डॉक्टर्स मौजूद हैं हमारे पास, बड़े ट्रेंड हैं। तो वो एक इनकी हिस्ट्री है पूरी हमारे वहाँ पर लोगों की, जो मैनेज करते रहे, तो इंशाल्लाह वो मैनेज हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादा हमारा मसला होता है जो एक्जॉटिक एनिमल्स हैं, लॉयंस को स्पेशल, हमारे 12 लॉयंस इस टाइम मौजूद हैं, हमारे 12 लायंस और टाइगर्स। तो अभी टाइगर भी ओपन करने लगे हैं हम इंशाल्लाह वेरी सून। टाइगर्स जो हैं वो हमारे पास बंगाली टाइगर्स हैं 2। सो वो ज़्यादा फरोशियस होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं, उनकी धाड़ भी बड़ी ज़्यादा होती है। तो वो भी बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस होगा इस तरीके से जंगले में देखने का। तो वो मेरे ख्याल में इनकी सेहत भी का ख्याल हम रख रहे हैं, और साथ साथ ये मुझे बचपन में अपना चिड़ियाघर जाने वाला टाइम जो है ना, वो दोबारा से याद आना शुरू हो गया। अच्छा, चिड़ियाघर को कब ओपन किया जा रहा है, वहाँ पर कितना काम है? देखिए, चिड़ियाघर में असल में बहुत स्पीड से काम हुआ है। ये काम था 2-3 सालों का, जो जिसको कोशिश की गई है कि 4-5-6 महीने में ख़त्म किया जाए। तो हम पूरी कोशिश एफर्ट कर रहे हैं कि बड़ी ईद से पहले इसको ओपन करें, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। छोटे छोटे काम निकल आते हैं, काम क्योंकि बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। लेकिन एफर्ट हमारी ये है कि CNW इस पे काम कर रहा है। मेन कंस्ट्रक्शन का वर्क है, कंस्ट्रक्शन वर्क अगर जल्दी हो जाता है तो हम ऑब्वियसली हम इसको ओपन कर सकते, बाकी इशू नहीं है, बाकी ओपन कर लेंगे। तो
काफ़ी चीज़ें वहाँ कंप्लीट हैं, 60% 70% कंप्लीट हो चुका है, तो 30% अपने फिनिशिंग मराहल में चीज़ें मौजूद हैं, वो हो जाएंगी तो मुझे उम्मीद है कि हम ईद से पहले, बड़ी ईद से पहले इसको ओपन करने में के काबिल हो जाएं। क्योंकि तो वो मुझे ज़रूरी याद भी है ईद के दिनों में हमारे रिपोर्टर्स वहाँ मौजूद होते हैं तो लोगों का मतलब इतना रश होता है, यही पॉइंट्स होते हैं, तो आपके पास रेवेन्यू जनरेशन का भी एक बड़ा अच्छा जी मौका होता है। रेवेन्यू जनरेशन भी है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ख़र्चा इतना ज़्यादा है, इसको सेल्फ सस्टेन करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो अब आपको पता है डॉलर्स के अंदर $100 इसकी होगी, $30 होगी, $40 होगी। हम तो हार्डली ₹100 या ₹200 या ₹300 इनसे चार्ज कर रहे होते हैं। सफारी के अंदर भी फीड का बड़ा ख़र्चा है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आप शेयर को लॉयंस अब जितने हैं, अब डेली पूरी एक काऊ आती है, वो उन्होंने उनकी फीड के लिए डेली, तो क्योंकि वो 10 से 12 किलो गोश्त खाते हैं एक लॉयन, तो हमारे पास 12 हैं, तो तकरीबन 150 किलो गोश्त चाहिए आपको डेली बेसिस के ऊपर। तो ये बड़ा एक डिफरेंट किस्म का एक ये एंगल्स हैं इसके। हमें पैसे ऑब्वियसली चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, अभी भी सब्सिडाइज कर रही है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि कोशिश भी ये है और गवर्नमेंट की भी ये अब कोशिश है कि हम इसको सेल्फ सस्टेन कर सकें और हम उस मॉडल पे भी जा सकें। तो कोशिश हमारी, लेट्स सी इसमें कामयाब होते हैं कि चलिए जी, नहीं। होप फॉर द बेस्ट। मैं कुछ उन शौकीन अफराद की बात करना चाहूँगी जो घरों में अब मतलब सोशल मीडिया पर एक दूसरे को देख देख के बड़ा ट्रेंड हो गया कि आप अपने घर में शेर रख लें, क्या एसओपीज हैं इसके? देखिए अब बहुत से एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपसे लॉयंस और टाइगर्स की बात करूँ, लॉयंस और टाइगर लोगों ने घरों में रखे हुए हैं और अभी सैकड़ों में मौजूद हैं। अब डीएचए में चले जाए, वहाँ भी लोगों के पास ऐसे, मौजूद है, बिल्कुल। लोगों ने अपने पास रखे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली इसका अभी तक कोई रेगुलेशन इस तरह की मौजूद नहीं लॉ के अंदर। हमारा जो लॉ है वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है, उसका एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल में 3 शेड्यूल है, 1, 2, 3। तो शेड्यूल 3 में एनिमल्स हैं वो आप रख नहीं सकते, सही। वो आप कैप्टिव एनवायरनमेंट में ऐसे नहीं रख सकते, पकड़ नहीं सकते। अच्छा, ये अभी टाइगर लॉयन अभी किसी भी शेड्यूल में शामिल नहीं है। अब बल्कि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। सबसे पहले तो हम इसको शेड्यूल में शामिल करवा रहे हैं अभी, और शामिल करवाने के बाद अब मिनिमम स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं। ये भी फर्स्ट टाइम हो रहा है, ये पिछले 1.5-2 महीने हमने ये काम स्टार्ट किया है, ये पहले कभी नहीं हुआ। इसमें मैं सीनियर मिनिस्टर जो हमारी हैं उनको क्रेडिट जाता है कि वो इसको खुद इंटरेस्ट इस पे ले रही हैं, हमारी औरंगजेब साहिबा, और उनके कहने के मुताबिक हम इसको स्टैंडर्ड्स भी डेवलप कर रहे हैं। जब स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम मीटिंग कमेटी को बुला के अप्रूव करने लगे, तो फिर इस तरह टाइगर्स और लायंस को आप घरों में नहीं रख सकेंगे, तो उनका आपको इवन फैसला लोग करना अपनी पड़ेगा। गाड़ियों में लेके साथ घूम रहे होते हैं। गलत है, वो इलीगल हो जाएगा। फिर उसका तरीका ये, हम उनको टाइम देने लगे ठीक है। हैं 6 months to 1 year कि इस टाइम के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करें, जैसे भी करना है उन्होंने। ठीक। हाँ, अगर आपने उसे ब्रीडिंग फॉर्म बनाना है या आपने उसको मिनी जूज की फॉर्म में रखना है, तो उसका एसओपी होगा, वो उसको रखने का तरीका होगा। तो ये जो घरों में है, इनको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा फॉर्म्स के ऊपर। ठीक है। आप किसी एक जहाँ पर ह्यूमंस रह रहे हैं उनके साथ नहीं रख सकते इसको। सही। तो ये हम उनको टाइम देंगे, उस टाइम में अगर वो ना किया तो हम उसको कॉन्फिस्केट कर लेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर भी होगी, फिर लीगल कार्रवाई होगी, फिर एक्शंस होंगे। तो हम इस तरह ऑब्वियसली वाइल्ड एनिमल्स को इस तरह ह्यूमंस के साथ रखना, दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, दैट इज़ नॉट सूटेबल, और दैट वुड बी अगेंस्ट लॉ। बिल्कुल, हम इस यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने अपने घर में ही छोटे छोटे स्नेक हाउसेस बनाए हुए हैं। ये हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो ये चीज़ें पता चलती हैं। फिर इसके अलावा मुझे इस टॉपिक पे भी बात करनी है। आपने देखा होगा कि हर किसी ने अपने घर कुछ सिक्योरिटी पर्पस से बहुत ही ख़तरनाक किस्म के डॉग्स भी रखे होते हैं, तो इसके लिए क्या एसओपीज़ होते हैं, परमिशन इसकी ख़ास तौर पर लेनी पड़ती है या नहीं, इसके अलावा कुछ दीगर मामला पे भी बात करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। मुदस्सिर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, मतलब उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पोस्ट शेयर की होती हैं कि अगर आपको शेर का बच्चा चाहिए तो इतने में मिल जाएगा आपको। सो अगर मतलब हर कोई ये अपना काम ये कर सकता है, तो वाइल्ड लाइफ के पास कभी क्यों ये ऑप्शन नहीं है कि आप लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी दें, अच्छे खासे पैसे भी से कमाए जा मैंने बताया ना, लॉयंस शेयर्स के रेगुलेशन ही नहीं थी। ठीक।
तो अभी रेगुलेशन आने लगी है, हम बना रहे हैं उसका यानी आपको कोई एनिमल अगर रखना है तो उसका एक प्रोटोकॉल होगा ना। आपको केज का साइज़ पता होना चाहिए, आपको एनवायरनमेंट पता होना चाहिए, आपने रखनी कैसे है, उसकी कितनी केज की जो तारें हैं उसकी कितनी मेजरमेंट्स होंगी वगैरह वगैरह। दुनिया में स्टैंडर्ड्स इसके हैं। अब उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम वो SOP हमारे तकरीबन बन गए, मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है। मैं जैसे आपको बताया अगले हफ्ते मुझे उम्मीद है हम इसको अप्रूव कर देंगे, तो उसके बाद ये नाफिज हो जाएंगे। जैसे ही नाफिज होंगे तो हम फिर इसको उनको टाइम दे देंगे लोगों को कि अब ये आपके पास 6 महीने है या 1 साल है, इसके अंदर आपने इसका बंदोबस्त करना है, वरना हम इसको कॉन्फिस्केट करेंगे और इसको फिर हम जो भी एक्शन हो सकता है वो करेंगे। सो ये तमाम उन एनिमल्स के लिए शेड्यूल 3 में है, इसमें सांप भी शामिल है, इसमें ये भी शामिल है, इसमें वो तमाम एनिमल्स हैं, बियर्स हैं। पहले रेस्क्यू फोर्स भी नहीं थी। देखें ना, हमारी भी तो ट्रेनिंग होनी चाहिए वाइल्ड लाइफ की ऑफिसर्स की कि वो इसको रेस्क्यू भी कर सके ना। अब शेर को पकड़ना आसान काम तो नहीं है, अगर हमें रेस्क्यू भी करना है तो ऐसा ना हो कि शेर आपको पकड़ ले। तो ये तो अब डिपेंड करता है कि वो कौन किसको रेस्क्यू कर रहा है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि वो उनकी ट्रेनिंग और वो फोर्स बाकायदा बनाई जाए। हम वो फोर्स बना रहे हैं पहली दफ़ा। चीफ मिनिस्टर्स रेस्क्यू फोर्स है उसका नाम, वाइल्ड लाइफ फोर्स। और उसका काम ये होगा कि वो उसके पास गाड़ियाँ होंगी ऐसी स्पेशल, उस पर ट्रेनिंग होगी, उस पर इक्विपमेंट्स होंगे कि ऐसे किसी भी एनिमल्स को जो कि इस किस्म के वाइल्ड हैं और फरोशियस एनिमल है उनको पकड़ा जा सके और उनको पकड़ के रेस्क्यू करके फिर प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट किया जा सके और एक जगह पर छोड़ा जा सके। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ अभी मुल्तान के अंदर। मुल्तान में वो एक प्राइवेट ज़ू वाले ट्रांसफ़र कर रहे थे एक शेर को, पिंजरा खुल गया पीछे से और शेर जो बाहर निकल गया और वो खेतों में चला गया। अब वो हमारी टीम्स ने जाके उसको वहाँ से रेस्क्यू किया। ऑब्वियसली बड़ा डिफ़िकल्ट काम था, लेकिन पूरी रात लगी उनको रेस्क्यू, रात का टाइम था, वो उसको वहाँ पकड़ना। वो तो उसको बल पकड़ लिया, हम उसको ले गए। इसके लिए ट्रेनिंग्स भी चाहिए, तो ये हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। रेस्क्यू फोर्स हमारी जल्दी ये प्रोजेक्ट में शामिल है, अगला प्रोजेक्ट हमारा आ रहा है इसके ऊपर, तो एज सुन एज पॉसिबल हम इसको लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। हमने बहुत सारी सोसाइटीज़ में देखा है, इवन आम लोग भी घरों में बहुत डेंजरस किस्म के उन्होंने डॉग्स रखे होते हैं, इवन लोगों ने तो अपनी गाड़ियों में साथ लेके घूम रहे होते हैं। तो इसके लिए कोई SOPs है? डॉग जो पेट्स है ना, डॉग पेट्स जो वो ये पेट एनिमल है उसको हम रेगुलेट नहीं करते। ठीक है। हम वाइल्ड एनिमल्स को रेगुलेट करते हैं। वुल्फ इज़ अ वाइल्ड एनिमल। जो जंगली जो कुत्ते हैं वो वाइल्ड में आते हैं। जो वाइल्ड एनिमल्स की पूरी कैटेगरी है, सिर्फ बर्ड्स की कैटेगरी है। मैं आपको सिर्फ बताऊं, हमने ना अभी 1 महीने के अंदर हमें मिनिस्टर साहिबा ने कहा था, हमने पूरा एक ऑपरेशन किया। ये आज तक कभी इस तरह का ऑपरेशन नहीं हुआ। 1 महीने में हमने 350 एनिमल्स रेस्क्यू किए हैं, जिसमें 14 बियर्स हैं। अब बियर्स पे इतना जुल्म करते हैं लोग उसको पकड़ने के लिए उसको माँ को मार देते हैं और वो बच्चों को उठा लेते हैं, फिर बच्चों को दांत तोड़ देते हैं उनके बच्चों के, फिर वो दांत उसके बड़े होते हैं। उसके बाद उसकी नाक जो सबसे नाजुक हिस्सा होता है उसमें नकील डालते हैं। उसके बाद वो उसको गर्म तवे पे बिठाते हैं उसको, फिर वो ऐसे बिहेव नहीं कर रहा होता, वो दर्द में बिहेव कर रहा होता है इस तरीके से। तो ये बड़ा जुल्म है। ये हम जो बियर बेटिंग है, लड़ाइयाँ वगैरह, वो हमने बिल्कुल बैन कर दिया। उस पर सख्त एक्शन हमने किया। अभी हमने लोगों FIRs की हमने उसके ऊपर, हमने कोई उनसे मुख्तलिफ हमने 350 एनिमल्स पकड़े हैं। अगर हम बैरूनी ममालिक में देखें तो ये बड़े सेंसिटिव मामला होते हैं, वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है वो, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ पे पहले कोई ऐसा सच कभी नहीं था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था। सो मुझे ये बता दीजिएगा, जगह जगह हम देखते हैं वो सदके की चिड़ियाँ रखी होती हैं लोगों ने, बहुत अंदरून शहर वाली साइड पे चले जाए, दैट इज़ इलीगल। और इस पे भी हमारी मुकम्मल इस टाइम ऑपरेशन जारी है। ये वाइल्ड लाइफ की ही वाइल्ड लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, और बिल्कुल हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट नहीं रहे। 9000 के करीब हमने अभी जो मुख्तलिफ बर्ड्स हैं 1 महीने में पकड़े हैं, कॉन्फिस्केट किए, उनको छोड़ा है। तो मैं तो लोगों से गुजारिश मेरी है आपके तवस्सुत से कि मेहरबानी करके ये सदके वदके वाले और बड़े तरीके हैं सदके के, एक जानवर को पकड़ के आप उसको पहले, वो तो गुनाह है, आप गुनाह में शामिल हो रहे हैं, ये सदका नहीं कर रही, गुनाह में शामिल हो रहे हैं। तो वो जो एक चिड़िया है उसको पकड़ने का तो अलग एक गुनाह है, उसके बाद आप उसको पैसे देकर छुड़वा रहे हैं, वो अलग गुनाह है। तो वो उसमें शामिल ना हो और इसका सदका किसी और तरीके से कर दें। बड़े ऑर्फन्स मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, उनको दे दिया करें। लेकिन ये इस पे इलीगल हमने सख्त इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। टोलेंटन मार्केट तक हमने नहीं छोड़ी, उस पर भी हमने अभी छापा लगाया, रेड किया, वहाँ से बहुत से हमने एनिमल्स और बर्ड्स पकड़े हैं। और जहाँ जहाँ हमें नज़र आता है, जहाँ हमें पता चलता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग भी होती है तोतों की, स्पेशली जो पैरट्स है, अलेक्जेंड्रीन है, वो हमने बहुत से कुछ 400-500 नायाब तोते, अभी जो कछुए हमने पकड़े हैं 400-500 थाईलैंड से जो आए थे,
इलीगल स्मगल हो रहे थे वो हमने पकड़े हैं। तो अभी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये लोगों को सेंसिटाइज भी कर सकें, और ये कभी एंगल कभी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में था नहीं, ये अभी हमने इसको फोकस किया है कि एनिमल्स की वेलफेयर के लिए भी काम किया जाए, रेस्क्यू के लिए काम किया जाए। सिर्फ हंटिंग तो एक काम नहीं है ना, हंटिंग तो पहले भी चलता रहा है, हंटिंग अपना एक प्रोटोकॉल है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एनिमल्स की वेलफेयर हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि देखिए वाइल्ड लाइफ जो है ना, वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपका इकोसिस्टम है, जी बिल्कुल, इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वाइल्ड लाइफ। उनका एक हैबिटेट होता है, जंगल हैबिटेट है, मुख्तलिफ डेजर्ट हैबिटेट है, तो हम हैबिटेट्स को ख़राब कर रहे हैं, हैबिटेट ख़राब हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ आपकी एक्सटेंड होती जा रही है, वो ख़त्म होती जा रही है, वो ख़त्म होती जा रही है, तो आपके बहुत से नए प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे हैं उस इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस की वजह से, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बिल्कुल। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लास्टिक को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक बड़ा डेंजरस है इनके लिए, डॉल्फिन्स में हमारे इश्यूज आ रहे हैं। सो लोगों से गुजारिश है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें, हमें मदद करें हमारी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की। ये स्पेशली जो सदके वाली आपने बात की चिड़ियों की, ये चिड़ियों वाला मामला बिल्कुल गलत है, इसमें कोई हिस्सा ना डालें। और हमारे जो रॉ तोता हुआ कर, सबज तोता नज़र ही नहीं आता, पहले दरख्तों में नज़र आया करते थे, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो हम देखने को तरस गए अब। वो बिल्कुल उनको ना ख़रीदें, ना उनको घरों में रखें, उनका तरीका कार है वगैरह करने का। वो ब्रीडिंग फॉर्म्स आप बना सकते हैं, लेकिन वो हमसे परमिशन लेके। तो सपोर्ट करें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को, वाइल्ड लाइफ को, ताकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट हो सके, आपकी प्लेनेट प्रोटेक्ट हो सके। बिल्कुल आपने सही कहा। साथ ही साथ जो लोग जू सफारी जा रहे हैं, चिड़ियाघर जब ओपन होगा जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ जाते हैं तो सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें। बहुत सारे हम देखते हैं बच्चे या बहुत सारे बड़े इवन मैंने देखे हैं कि केजेस के सामने खाने पीने की चीज़ें, शॉपिंग बैग्स वगैरह प्लास्टिक के फेंक रहे होते हैं, तो आप भी जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। थैंक यू सो मच, आपके बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और गर्मी की शिद्दत शहर में बढ़ती चली जा रही है। हीट वेव की सूरत में आपको क्या क्या इकदाम करने हैं, हमारे बहुत सारे अभी मुदस्सिर यासाब हमारे साथ मौजूद हैं। गर्मी में जानवरों के लिए जो SOPs होते हैं उसके लिए स्पेशल बहुत सारे इकदाम करने पड़ते हैं, और इतनी ही शदीद गर्मी में आपको महफूज रहने के लिए क्या क्या कुछ करना है, ख़तरनाक किस तरह से हो सकती है, ये मौसमियाती तब्दीलियाँ असरअंदाज किस तरह से हो सकती हैं, और आपको हीट वेव से महफूज रहने के लिए क्या क्या कुछ करना है, कितना ड्यूरेशन इसका हो सकता है, और इसके साथ साथ अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो ये डायरेक्ट आपको मुतासर कैसे कर सकती है। मौसमी ये जो तब्दीलियाँ हैं ये हमारे इन्वायरमेंट पे किस तरह से असरअंदाज हो रही है, इस पे भी बात होगी। लेकिन आप लोगों से गुजारिश ये है, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा, गर्मी की शिद्दत में आप लोग अगर बाहर निकल रहे हैं, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर लें, सर ढांप के निकलें, जो बाहर बाइक पे जा रहे हैं लोग, पानी का इस्तेमाल मतवातर करें, क्योंकि ये चीज़ें लाजिम व मलजूम हैं शदीद गर्मी में। अभी हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, हमारे माहिर माहौलियात आबिदा अयूब साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी बहुत बढ़ने वाली है आगे, और ये हीट वेव के खदशात कितनी ख़तरनाक है हीट वेव? बहुत ज़्यादा। आई मीन गर्मी जैसे जैसे मई का महीना आगे बढ़ता जा रहा है तो गर्मी की शिद्दत भी वैसे ही ज़्यादा होती जा रही है, साथ साथ बारिश भी नहीं हो रही, विच मीन्स कि अब ये जो टेम्परेचर का एक है तो ये इसी तरह ही रहेगा। द थिंग इज़ हीट वेव के बारे में, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ऐसा नहीं है कि हीट वेव पहले नहीं होता था या फिर ये बिल्कुल ही कोई नई बात है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव का जो एक उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस वजह से जब हीट वेव जैसे फिनोमेनन सामने आते हैं तो लोगों को एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कितना टाइम ड्यूरेशन बताया? इट टोटली डिपेंड्स कि समटाइम्स ड्यूरेशन 2 डेज से 3 डेज भी हो सकती है, बट इट कुड लास्ट लाइक 1 महीना भी रह सकता है। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि कह रहे हैं कि आगे हो सकता है बारिश हो जाए, तो वो एक अच्छी खबर है इस पूरे सिचुएशन में। लेकिन इसके बावजूद भी जो करंट सिचुएशन है, लोगों को एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लिक्विड इनटेक, फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा करना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, स्किन का ख्याल रखना है, स्किन केयर आपकी रूटीन में सनस्क्रीन लाजमी हिस्सा होना चाहिए। इसी तरह की छोटी छोटी बातें जिनका आपने ख्याल रखना है जस्ट टू बी सेफ इस सिचुएशन में। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि हीट वेव जो है ये असरअंदाज किस तरह होती है इंसानी ज़िंदगी पर?
अच्छा, हीट वेव में भी डिफरेंट कहते हैं कि कैटेगरीज आप कह लें या टाइप्स कह लें कि इसमें माइनर उसका एक फॉर्म होता है जिसमें इट्स लाइक द वेरी इनिशियल फॉर्म, फिर उसमें उसका आ जाता है सिवियर एंड देन एक्सट्रीम। और हर टाइप की हीट वेव के लिए आपको उसी लिहाज से जो है रेडी रहना पड़ेगा। इसमें असरअंदाज ये कर सकते हैं हीट स्ट्रोक का, जब एक्सट्रीम पे चला जाए तो फिर ऑब्वियसली हीट स्ट्रोक का एक खदशा हमेशा ही होता है। आपको 2015 में कराची का जो इंसिडेंट है वहाँ पे काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हुई थी। तो ये इट्स ऑल बिकॉज कि लोगों को एक तो इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस तब नहीं थी, बट द गुड थिंग इज़ सोशल मीडिया, फिर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से लोगों को इसके बारे हवाले से अवेयरनेस तो आ गई है, बट स्टिल लोगों को बताते रहना चाहिए फ्रीक्वेंटली कि क्या करना एनवायरनमेंट जो है वो चेंज इस तरह से हो रहा है। आगे कहा जा रहा है, प्रेडिक्शन की जा रही है 2050 तक अगर देखें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगी। चेंज इज़ नो डाउट, चेंज इज़ नो डाउट। ओवरऑल ग्लोबल जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है, इट्स ऑल बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से। और क्लाइमेट चेंज का एक सॉर्ट ऑफ विशियस सर्कल है कि एक चीज़ दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आप ये नहीं कर सकते, पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते कि आपने इस सेक्टर को ठीक करना है तो फिर वो अगला सेक्टर खुद ही ठीक हो जाएगा। आपने हर जगह पे एक होलिस्टिक अप्रोच रखनी है और मल्टीपल आपने इंटरवेंशंस करनी है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ के हवाले से हो, चाहे वो कमर्शियल सेक्टर में हो, चाहे वो आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो कि आपने स्कूल लेवल पे बच्चों को एजुकेट करना है, आपने लेबर स्पेशली, क्योंकि लेबर का काम ही सारा दिन बाहर धूप में काम करना होता है, सो ऑब्वियसली उनको एजुकेट करना, उनके लिए वो सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल, देयर आर मल्टीपल इंटरवेंशंस जो अभी हमें चाहिए। सही। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा, अब जो थ्रू आउट गर्मी का ये स्पेल चल रहा है, इसमें हम मॉनसून में भी देखते हैं कि बड़ा वो मौसम जो है वो शिद्दत में गर्मी तो होती है, लेकिन हम बहुत सारे लोग देखते हैं उसमें फेंट हो रहे हैं। एक अलहदा से गर्मी का एक्सपीरियंस होता है। सो उसका स्पेल कितना देखने में आ सकता है इसमें? सो बेसिकली होता ये कि जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने के लिए थर्मो रेगुलेशन जिसे कहते हैं, बॉडी को चाहिए कि वो लाइक एक्सरसाइज के दौरान जैसे स्वेटिंग हो जाती है, तो फिर जब बाहर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी और आपकी जो बॉडी की थर्मो रेगुलेशन जो पावर है वो फिर जो है थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो जाएगा उससे। मॉनसून का जो एक स्पेल होता है वो इट लास्ट ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अ हाफ, कुछ इसी तरह ही। तो ये जो पीरियड होगा, अगर टेम्परेचर्स इसी तरह ज़्यादा रहें तो लोगों के लिए काफ़ी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की हो सकता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा अपना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वाटर कि आपने सिर्फ पानी पीना है, आपने पानी में भी जो सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ होती है वो होती है आपने सॉल्ट एंड लेमन, या ताकि आपकी जो मिनरल इंटेक्स है वो आपकी बॉडी में जो मिनरल इंटेक्स है ना वो बैलेंस्ड है। अच्छा, अब अगर हम नॉर्मल रूटीन की लोगों की देखें ना, तो आपको बाइक पे भी सफ़र करना है, आप इवन अब हम लोग यहाँ से बाहर जाके जब बाहर रोड पे गाड़ी में बैठते हैं तो एक इतनी शिद्दत टाइप वो होता है ना, जैसे एक वो तंदूर वाला माहौल बना होता है। तो इसके लिए कुछ अगर आप गाइड करना चाहें कि एहतियात क्या की जा सकती है? स्किन के लिए ऑब्वियसली सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट, सनस्क्रीन के बगैर तो बाहर निकलना ही नहीं है। कोशिश करने की ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर रहना है, बट समटाइम्स ऐसे होता है कि अवॉइड नहीं कर सकते, आउटडोर एक्टिविटीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते। तो उसके लिए कम्प्लीटली लाइक बॉडी कवर करना है ताकि डायरेक्ट सनलाइट से आप खुद को बहुत ज़्यादा एक्सपोज ना हो। उसके अलावा लाइट कलर के कपड़े पहनने, अम्ब्रेला का यूज़ करना, इस तरह की छोटे छोटे जो है वो आपने अपने लिए मेजर्स लेने हैं ताकि आप खुद अपना जो है वो कर सकें। अच्छा जी, आपको क्या लगता है कि हम इन्वायरमेंट को लेके जो चेंज हो रहा है इसमें गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अगर आपको कोई मशवरा देना चाहें कि ये इकदाम करने चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मौसम खासा तब्दीली की तरफ जा रहा है, तो क्या इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है? अच्छा, क्लाइमेट चेंज जो है सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती। अब जैसे हम फ़िलहाल इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है जो क्लाइमेट चेंज को ज़्यादातर इसकी एक्टिविटीज़ को देख रही है। बट अगेन क्लाइमेट चेंज इज़ समथिंग जिसमें एक मल्टीपल डिपार्टमेंट्स जब तक अपना रोल नहीं प्ले करेंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, क्योंकि मैक्सिमम एमिशंस जो आ रही है वो ट्रांसपोर्टेशन से आ रही है। फिर आपको दरख्त मजीद लगाने होंगे, ट्री प्लांटेशन कहते हैं, वैसे लगता है तो बहुत ही बेसिक ही है कि आपने ट्री प्लांटेशन करनी है, लेकिन
इट्स नॉट बेसिक, इट्स वेरी फंडामेंटल कि आपने ट्री प्लांटेशन लाजमी करनी है। ट्री प्लांटेशन जो है एक ह्यूज सिंक है जो आपकी इमिशंस और ये कार्बन की या कार्बन इक्विवेलेंट जो जैसे मीथेन गैस की है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो इसको हम कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक इक्वल कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। रीज़न बीइंग जो ख़ासतौर पे ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको अगर प्रॉपर मैनेज ना करें तो उससे मीथेन गैस निकलने के चांसेस होते हैं, विच इज़ अगेन बहुत ही पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। सही, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।